फिलिस्तीनियों का जबरन पलायन किसी भी हाल में मंजूर नहीं, ये हमारे लिए रेड लाइन। मिस्र ने इस्राएल को गंभीर चेतावनी दी। और अगली खबर में आपको बताएंगे 44 देशों के नागरिकों का समुद्री काफिला इस्राएली धमकी के बाद भी तेजी से गाजा की तरफ बढ़ रहा है। स्पेन से भी रवाना हो गया है। अगर इस कारवां को रोका गया तो इटली के मजदूरों ने बड़ा कदम उठाने की धमकी दी जो इस्राएल के लिए मुश्किल बढ़ा सकती है। और साथ में आपको बताएंगे गाजा में तबाही मचाने वाले नेतन्याहू को अपने ही देश में लगा झटका, सर्वे में विपक्षी पार्टियों को बहुमत। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के पड़ोसी देशों को बड़ा झटका दिया है। आखिर ऐसा क्या कदम उठाया है जिससे यूरोप भर में हड़कंप मच गया है? तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मिस्र ने साफ शब्दों में कह दिया कि फिलिस्तीनियों का जबरन पलायन यानी गाजा से बेदखल करना किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। काहिरा ने इसे लाल रेखा बताया और कहा कि मिस्र कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। साइप्रस में पत्रकारों से बात करते हुए मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्दुल अती ने कहा, फिलिस्तीनियों को अपने घरों से निकालना मतलब पूरी फिलिस्तीन की जड़ काटना है। इसका ना तो कोई कानूनी आधार है और ना ही कोई नैतिक आधार। उन्होंने साफ कहा कि जो कुछ गाजा में हो रहा है वो एक कलेक्टिव नरसंहार है। मिस्र की तरफ से हाल के महीनों में बार बार कहा गया है कि इस्राएल गाजा में जनसंहार, भूखमरी और आम लोगों की हत्या कर रहा है। अब्दुल अती ने कहा, जमीन पर जो हो रहा है वो किसी के भी कल्पना से परे है। ये एक जेनोसाइड है जिसमें मास किलिंग और लोगों को भूखा मरने पर मजबूर किया जा रहा है। विदेश मंत्री ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनियों को राफा बॉर्डर से निकालने की बात कही थी। मिस्र ने इसे इस्राएल की चाल बताया कि वो गाजा में अपने अपराधों से ध्यान हटाना चाहता है। वहीं नेतन्याहू के दफ्तर से पलटकर आरोप लगाया गया कि मिस्र गाजा के उन लोगों को बाहर नहीं जाने दे रहा जो बाहर निकलना चाहते हैं। ऑफिस की तरफ से कहा गया मिस्र लोगों को रोकना चाहता है, जबकि प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ हर इंसान को यह आज़ादी देने की बात कही थी कि वो कहाँ रहना चाहता है। वैसे दोस्तों, मिस्र ने तो सिर्फ इतना कहा है कि फिलिस्तीनियों का पलायन उसकी रेड लाइन है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इस्राएल लगातार गाजा पर बमबारी करके मासूम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है तो उनकी मौतों पर मिस्र कोई रेड लाइन क्यों जारी नहीं करता? क्या फिलिस्तीनियों का घर छोड़कर बाहर जाना ही मिस्र के लिए मसला है और उनके जाने जाना कोई अहमियत नहीं रखता? खैर, अब बात करते हैं अगली खबर की। दोस्तों, इस्राएल के धमकियों के बावजूद ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला ने स्पेन के मेनोर्का से अपनी सफ़र शुरू कर दी और अब ट्यूनीशिया की तरफ बढ़ रही है। इस मिशन का मकसद है इस्राएल के नाकाबंदी को तोड़ना, गाजा तक इंसानी मदद पहुंचाना और दुनिया का ध्यान फिलिस्तीनी जनता की तकलीफों की तरफ खींचना। आयोजकों ने बताया कि ज़्यादातर जहाज अब ट्यूनिस के रास्ते में हैं। वहीं कुछ नावें जो बार्सिलोना में तूफान की वजह से नुकसान का शिकार हुई थी उनकी मरम्मत चल रही है और जल्द ही वो भी बेड़े से जुड़ जाएंगी। आगे की यात्रा के लिए सुरक्षा जांच और ज़रूरी तैयारियां की जा रही है। 7 सितंबर को दर्जनों जहाज सिसिली के कटानिया बंदरगाह और ट्यूनिस से रवाना होंगे और बार्सिलोना वाले जहाज़ों से मिलकर एक बड़ा कारवां बनाएंगे। दोस्तों, खास बात यह है कि इस कारवां में कम से कम 44 देशों के लोग शामिल हैं। आयोजकों ने कहा कि ये एक ताकतवर और संयुक्त कदम होगा इस्राएल के नाकाबंदी को चुनौती देने के लिए। इस फ्लोटिला को दुनिया भर से बड़ी सपोर्ट मिल रही है। सांसदों, यूनियनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने खुलकर साथ दिया है। 100 से ज़्यादा मौजूदा और पूर्व नेताओं ने एक संयुक्त चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें गाजा तक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने, इस मिशन की सुरक्षा करने और इंसानी कानून को लागू करने के लिए तुरंत अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाने की अपील की गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी इलाकों के विशेष प्रतिनिधि फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने भी कहा है कि ये मिशन पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से है। वहीं इटली के जिनोवा पोर्ट के मजदूरों ने यहां पर गजब का ऐलान कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर फ्लोटिला को रोका गया तो वो इस्राएल के लिए जाने वाले सभी जहाज़ों को रोक देंगे। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी एकजुटता दिखाते हुए कहा, आपने सबसे मुश्किल और खतरनाक रास्ता चुना है, जुल्म के सामने खड़े होने का रास्ता। इस किनारे से हम आपको हिम्मत, प्यार और जिंदगी का पैगाम भेजते हैं।
वहीं आयोजकों ने यूएन और दुनिया से अपील की है कि फ्लोटिला का सफर सुरक्षित रहे, लोगों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार ना किया जाए और फिलिस्तीनियों के समुद्री हक की रक्षा हो। उनका कहना है कि गाजा की नाकाबंदी खत्म होनी चाहिए क्योंकि ये फिलिस्तीनी जनता पर जारी नरसंहार का हिस्सा है। उन्होंने साफ किया कि फ्लोटिला को किसी सरकार या कंपनी से मदद नहीं बल्कि आम परिवारों और संगठनों की सपोर्ट मिल रही है। इसमें डॉक्टर, कार्यकर्ता, वकील, कलाकार और आम लोग शामिल हैं जो मानते हैं कि फिलिस्तीनियों को भी इज्जत और आज़ादी से जीने का हक है। दोस्तों, गाजा में यह नरसंहार 701वें दिन में पहुंच चुका है और अब तक 64,200 से ज़्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पूरी पट्टी तबाह है और लोग भूखमरी झेल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा में बमबारी करके कत्लेआम मचाकर हर तरफ तबाही मचा करके नेतन्याहू सोच रहे थे कि वो सत्ता में बने रहेंगे, इजराइल में उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। लेकिन ताज़ा सर्वे ने नेतन्याहू की नींद उड़ा दी। ताज़ा सर्वे के नतीजों के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाए तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पकड़ कमज़ोर नजर आ रही है। उनका गठबंधन सिर्फ 48 सीटें हासिल करेगा, जबकि विपक्ष को 62 सीटें और अरब पार्टियों को 10 सीटें मिलने के अनुमान है और सरकार बनाने के लिए 62 सीटें ही चाहिए। ये सर्वे इजरायली अखबार मारिब ने जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू के खेमे को इस हफ्ते 2 सीटों का नुकसान हुआ है। वजह यह है कि वित्त मंत्री बेतजरेल स्मोट्रिच की पार्टी धार्मिक जायोनिज्म चुनावी दहलीज भी पार नहीं कर पाई। मतलब इस चरमपंथी नेता जो हमेशा जहर उगलने का काम करते हैं, उन्हें एक भी सीटें नहीं मिल पा रही है। अब आपको बताते हैं सीटों का पूरा बंटवारा। नेतन्याहू का ब्लॉक 48 सीटें जीत रही है, जिसमें लिकुड पार्टी 25 सीटें, शास पार्टी 9 सीटें, यहूदी पावर पार्टी 7 सीटें, युद्धत हथोरा 7 सीटें, जबकि वही विपक्षी ब्लॉक को 62 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। नफ्ताली बेनेट की पार्टी 24 सीटें, एविगडोर लिबरमैन की पार्टी 10 सीटें, यायर गोलान की पार्टी 10 सीटें, यायर लेपिड की पार्टी 8 सीटें, गादी आइसेनकोट की पार्टी 6 सीटें, बेनी गेंटेस की पार्टी 4 सीटें, जबकि 10 सीटें अरब पार्टियों के खाते में जा रही है। ऐमन ओधे का गठबंधन 5 सीटें, मंसूर अब्बास की पार्टी 5 सीटें। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि नेतन्याहू की ताकत गिर रही है और विपक्ष मजबूत होता जा रहा है। लेकिन फिलहाल चुनाव होने के आसार नहीं है क्योंकि नेतन्याहू इस समय गाजा में जारी युद्ध के बीच चुनाव कराने के सख्त खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि अब वो यूरोप के उन देशों की सेनाओं को फंडिंग, ट्रेनिंग और मदद नहीं देंगे जो रूस के पास है, यानी रूस के पड़ोसी है। अखबार के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने पिछले हफ्ते ही यूरोपीय डिप्लोमेट्स को इस बारे में जानकारी दे दी थी। अमेरिका का यह पूरा प्रोग्राम कांग्रेस से फंड होता है, लेकिन व्हाइट हाउस के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने सितंबर 2026 के बाद के लिए कोई नया बजट नहीं मांगा। उनका कहना है कि अब यूरोप को अपने बचाव पर ज़्यादा खर्च करना होगा। 2018 से 2022 के बीच अमेरिका ने यूरोपीय देशों को ट्रेनिंग और मदद के लिए करीब 1.6 अरब डॉलर यानी लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। व्हाइट हाउस के उस अधिकारी ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन एक आदेश पर साइन किए थे कि विदेशों में दी जाने वाली अमेरिकी मदद की फिर से समीक्षा की जाए। इसी के तहत यूरोप के साथ मिलकर यह कदम उठाया गया ताकि यूरोप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाए। इस अमेरिकी फैसले से अब रूस के पड़ोसी देश जैसे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सेनाओं को मिलने वाला पैसा कम हो जाएगा, जो यूरोप के लिए झटका है। दोस्तों, पिछले जून में नाटो देशों ने यह तय किया था कि हर देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करेगा। दोस्तों, ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में ब्रिटेन और फ्रांस की अगुवाई में पेरिस में एक बैठक हुई थी। उस मीटिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा था कि यूक्रेन के 26 साथी देश जमीन पर अपनी फौज भेजने के लिए तैयार है ताकि रूस से किसी भी नए हमले की स्थिति में यूक्रेन की मदद की जा सके। जबकि दूसरी तरफ रूस ने यूरोप के इस फैसले को सीधे तौर पर खारिज कर दिया और कहा, अगर ऐसा हुआ तो पूरा यूरोप खतरे में आ जाएगा, फिर मामला युद्ध के मैदान में ही तय होगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।
आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।